दर्शकों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान सोमवार 6 अक्टूबर को हो गया है और जैसे ही चुनावी बिगुल बजा, राज्य की सियासत में नई हलचल मच गई है। इसी बीच मैट्रिज IANS द्वारा जारी किए गए ताज़ा ओपिनियन पोल ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है। इस सर्वे के नतीजों के अनुसार बिहार में सत्ता की डगर एक बार फिर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA की ओर मुड़ती दिख रही है। दर्शकों, आपको बता दें कि सर्वे के मुताबिक NDA को 150 से 160 सीटों तक बड़ा बहुमत मिल सकता है, जबकि महागठबंधन RJD, कांग्रेस और अन्य सहयोगी दल 70 से 80 सीटों पर सिमटता नजर आ रहा है। वहीं अन्य छोटे दल और निर्दलीय उम्मीदवार 9 से 12 सीटों तक सीमित रह सकते हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि IANS मैट्रिज द्वारा किया गया यह सर्वे 18 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 के बीच आयोजित किया गया। इसमें बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों को शामिल किया गया और करीब 46,862 मतदाताओं से सीधा संवाद कर उनकी राय जानी गई। सर्वे के आंकड़ों में ±3% का मार्जिन ऑफ एरर बताया गया। राज्य के बदलते राजनीतिक समीकरणों और मतदाताओं के मूड को ध्यान में रखते हुए तैयार इस रिपोर्ट ने चुनावी मौसम को और गर्मा दिया है। सर्वे के आने के बाद NDA खेमे में जबरदस्त उत्साह दिखा जा रहा है। वही विपक्षी दलों में खामोशी और मंथन का दौर शुरू हो गया है। दर्शकों, जानकारी दे कि सर्वे के नतीजे सामने आते ही बिहार भाजपा के दिग्गज नेताओं ने इसे जनता की भावना का सटीक प्रतिबिंब बताया। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि यह सर्वे जमीनी सच्चाई को दर्शाता है। मैं इस सर्वे के लिए अभिनंदन करता हूँ। बिहार का यह चुनाव आश्चर्यजनक परिणाम लेकर आएगा। RJD की हार तो तय है और इस बार कांग्रेस का सुपड़ा भी साफ होगा। तो वही इसी तरह भाजपा के वरिष्ठ मंत्री मंगल पांडे ने भी सर्वे को जनता के मूड का संकेत बताया। उन्होंने कहा है कि यह वही रुझान है जिसकी हमें पहले से उम्मीद थी। अभी तो शुरुआती सर्वे में NDA को 160 सीटों तक दिखाया गया है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव प्रचार आगे बढ़ेगा यह आंकड़ा और बढ़ेगा। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, एक प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाना। तो वही दर्शकों, इसके साथ ही भाजपा के एक अन्य मंत्री नितिन नवीन ने भी सर्वे पर भरोसा जताते हुए कहा है कि ओपिनियन पोल में जो संख्या NDA को मिली है वह पूरी तरह यथार्थ के करीब है। यह सर्वे 10 दिन पहले के आंकड़ों पर आधारित है। अब जब सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं, उनका असर मतदाताओं पर जरूर पड़ेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले हफ्तों में यह आंकड़ा 200 के पार जाएगा। वही भाजपा नेता नीरज कुमार बबलू ने कहा है कि यह सर्वे NDA के नीतियों और विकास कार्यों की स्वीकृति को दर्शाता है। हम लोग इस सर्वे को सही मानते हैं, लेकिन असली नतीजे इससे भी बेहतर होंगे। केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार ने बिहार के विकास को नई दिशा दी है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार बिहार को प्राथमिकता दे रहे हैं, चाहे वह फंडिंग की बात हो या बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की। हमें भरोसा है कि बिहार की जनता इस बार हमें 200 से ज्यादा सीटों के साथ आशीर्वाद देगी। दर्शकों, आपको बता दें कि सर्वे के नतीजों ने महागठबंधन खेमे में खलबली मचा दी है। हालांकि RJD और कांग्रेस ने इस सर्वे को भ्रामक और पक्षपातपूर्ण बताया है, लेकिन अंदर खाने यह आंकड़े उनके लिए चिंता का सबब बने हुए हैं। महागठबंधन के सूत्रों के मुताबिक वे भी अपने स्तर पर आंतरिक सर्वे कर रहे हैं ताकि सीटवार रणनीति को दोबारा तय किया जा सके। ऐसे में दर्शकों, बिहार की राजनीति हमेशा से जातीय संतुलन, स्थानीय नेतृत्व और केंद्र की नीतियों के प्रभाव पर टिकी रही है। 2025 का चुनाव भी इससे अलग नहीं है। NDA को जहां प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रशासनिक अनुभव का फायदा मिल रहा है, वही महागठबंधन युवाओं और बेरोजगारी के मुद्दे को उठाकर समीकरण बदलने की कोशिश में है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि NDA के लिए यह शुरुआती बढ़त उत्साहजनक जरूर है, लेकिन असली परीक्षा अगले कुछ हफ्तों में होगी, जब उम्मीदवारों की सूची, प्रचार अभियान और स्थानीय समीकरण पूरी तरह से स्पष्ट होंगे। तो दर्शकों, मैट्रिज IANS का यह सर्वे भले ही NDA के लिए मनोबल बढ़ाने वाला साबित हो, लेकिन बिहार की राजनीति में कुछ भी अंतिम नहीं कहा जा सकता। राज्य का मतदाता कई बार अप्रत्याशित फैसले ले चुका है, फिर भी मौजूदा सर्वे ने यह साफ कर दिया है कि 2025 का विधानसभा चुनाव बेहद रोचक होने वाला है। जहां एक और NDA आत्मविश्वास से भरा है, वही विपक्षी दल रणनीति पुनर्गठन में जुटे हैं। ऐसे में दर्शकों, अगर अगले सर्वे तक ये रुझान बरकरार रहा तो बिहार में सत्ता की राह एक बार फिर NDA के लिए खुली मानी जा सकती है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।
आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर आ रही है कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के विदेश दौरे से जुड़ी है। कोलंबिया की EIA यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने भारतीय लोकतंत्र की स्थिति पर सवाल खड़े किए हैं और उनके इसी बयान को लेकर देश में सियासी पारा चढ़ गया है। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि कांग्रेस नेता बार बार भारत की आलोचना करते हैं और विदेशी मंचों से देश की छवि को धूमिल करने की कोशिश करते हैं। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा है कि देश को सतर्क रहने की जरूरत है। उनका कहना था कि कांग्रेस का यह खानदान पिछले 100 सालों से सत्ता पर कब्जा बनाए रखने की कोशिश करता आया है और अब राहुल गांधी सत्ता पाने के लिए भारत विरोधी ताकतों के प्रवक्ता की भूमिका निभा रहे हैं। उनका आरोप था कि राहुल गांधी का असली एजेंडा लोगों को जाति और भाषा के आधार पर बांटना है, समाज में संघर्ष खड़ा करना और सत्ता हासिल करना है। इसके साथ ही दर्शकों, आपको ये भी बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता ने ये भी सवाल उठाया है कि आखिर विदेश की यूनिवर्सिटियां राहुल गांधी को क्यों बुलाती है। उन्होंने कहा है कि भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी में उन्हें कभी आमंत्रित नहीं किया जाता। त्रिवेदी ने कटाक्ष करते हुए ये भी कहा है कि कांग्रेस में एक से एक विद्वान और बुद्धिमान नेता है, लेकिन राहुल गांधी को ही मंच क्यों मिलता है। उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक शोध का जिक्र करते हुए कहा है कि दिसंबर 2024 में एक रिसर्च सामने आई थी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को सराहा गया था, लेकिन राहुल गांधी कभी इस सकारात्मक पक्ष का उल्लेख तक नहीं करते। इसके साथ ही सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर नया आरोप ये भी लगाया कि उन्होंने विदेश में भारत की भाषाओं को लेकर बयान दिया। राहुल गांधी ने कहा था कि भारत में 16 से 17 प्रमुख भाषाएं हैं। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी अब भाषाई आधार पर देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। पहले वे उत्तर और दक्षिण भारत के बीच विभाजन की बात कर चुके हैं और अब भारत के मुद्दे पर राजनीति करने की तैयारी कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने इसे बेहद खतरनाक बताया और कहा है कि विपक्ष का ऐसा नेता भारतीय लोकतंत्र के हृदय में एक कांटे की तरह है। इसके साथ ही बीजेपी नेता ने यह भी कह डाला है कि जिस कांग्रेस का कभी परिपक्व नेतृत्व होता था, वही कांग्रेस आज अपरिपक्व हाथों में है। उन्होंने तीखे अंदाज में कहा है कि कांग्रेस आज राष्ट्र विरोधी तत्वों के हाथ की कठपुतली बन चुकी है। ऐसे में दर्शकों, अब आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने आखिर क्या कहा था। कोलंबिया के EIA यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि भारत एक विविधताओं वाला देश है। यहाँ कई धर्म, अनेक परंपराएं और अनेक भाषाएं हैं। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र की असली ताकत यही है कि वह सबको जगह देता है, लेकिन इस समय भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था हर तरफ से हमले झेल रही है। यानी राहुल गांधी ने लोकतंत्र पर खतरे की बात कही और इसी बयान को लेकर बीजेपी बुरी तरह भड़क गई है। दरअसल दर्शकों, राहुल गांधी पिछले कुछ वर्षों से लगातार विदेश दौरों पर भारतीय लोकतंत्र और संस्थाओं को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। हर बार उनकी इन टिप्पणियों पर बीजेपी ये कहती रही है कि वे देश की छवि खराब कर रहे हैं। बीजेपी का मानना है कि ऐसे बयान भारत के विरोधी देशों और ताकतों को ताकत देते हैं। वही कांग्रेस का पक्ष है कि राहुल गांधी लोकतंत्र को मजबूत करने की बात कर रहे हैं और सरकार की नीतियों की आलोचना करना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। तो दर्शकों, कुल मिलाकर राहुल गांधी के कोलंबिया यूनिवर्सिटी वाले बयान ने एक बार फिर भारतीय राजनीति में तूफान ला दिया है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी सत्ता पाने के लिए विदेशी मंचों से देश को बदनाम कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस मानती है कि राहुल गांधी केवल लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की बात कर रहे हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा कितना बड़ा राजनीतिक रंग लेता है, क्योंकि फिलहाल देश की राजनीति इसी बयान के इर्द गिर्द गर्म हो चुकी है। तो दर्शकों, राहुल गांधी के इस बयान पर राजनीति का महाभारत छिड़ गया है। सवाल वही, क्या लोकतंत्र पर हमला है या विपक्ष सिर्फ सरकार पर हमला कर रहा है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। दर्शकों, आज की बड़ी खबर, भारत के चीफ जस्टिस DR गवई ने साफ कहा है कि भारत बुलडोजर के राज से नहीं बल्कि संविधान और कानून के राज से चलता है। यह बयान उन्होंने मॉरिशस के आयोजित रूल ऑफ लॉ मेमोरियल लेक्चर में दिया। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि CJI ने कहा है कि बिना सुनवाई और कानूनी प्रक्रिया के अगर किसी का घर या संपत्ति गिरा दी जाए तो यह कानून के नियमों के खिलाफ है। उन्होंने महात्मा गांधी और बाबा साहेब आम्बेडकर का हवाला देते हुए कहा है कि हर फैसले से पहले
सोचना चाहिए कि उसका असर समाज के सबसे गरीब और अंतिम व्यक्ति पर क्या होगा। तो वही सीजेआई का यह बयान सीधे तौर पर उन राज्यों को संदेश माना जा रहा है जहां बुलडोजर कार्रवाई को लेकर राजनीति गर्माती रही है। उन्होंने कहा है कि संविधान ने सत्ता के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए स्पष्ट नियम बनाए हैं और सुप्रीम कोर्ट हमेशा रूल ऑफ लॉ यानी कानून के शासन को मजबूती देने के लिए काम करता रहेगा। ऐसे में दर्शकों, सीजेआई के इस बयान का भारतीय जनता पार्टी ने भी स्वागत किया है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा है कि भारत की न्यायपालिका पिछले 11 सालों में और मजबूत हुई है। भारत की न्यायपालिका सरकार के सहयोग से दूरदर्शिता के साथ मजबूत हुई है। हमारा लोकतंत्र जीवंत है और संविधान ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। राहुल गांधी ने जो कहा कि भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया है, वह पूरी तरह से गलत है। तो वही दर्शकों, गौरव भाटिया ने आगे कहा है कि भारत हमेशा संविधान और कानून के तहत चलेगा। उन्होंने ये भी जोड़ा है कि मुख्य न्यायाधीश की आस्था संविधान में है और करोड़ों भारतीय नागरिकों की आस्था भी संविधान में ही है। ऐसे में दर्शकों, बीजेपी प्रवक्ता का यह बयान विपक्षी दलों पर सीधा हमला माना जा रहा है, खासकर कांग्रेस पर, जो अक्सर यह आरोप लगाती है कि लोकतंत्र और संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। राहुल गांधी ने हाल ही में कहा था कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन गौरव भाटिया ने इसे पूरी तरह से निराधार करार दिया और कहा है कि यह सिर्फ राजनीतिक भ्रम फैलाने की कोशिश है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि आखिर सीजेआई का यह बयान क्यों अहम है, क्योंकि हाल के वर्षों में कई राज्यों में बिना नोटिस या सुनवाई दिए बुलडोजर कार्रवाई की गई है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह संदेश साफ है कि भारत में फैसले सड़क पर नहीं बल्कि अदालत और संविधान की चौखट पर होंगे। दर्शकों, जानकारी दे कि मुख्य न्यायाधीश ने अपने भाषण में संविधान निर्माता बाबा साहेब आम्बेडकर को याद किया। उन्होंने कहा है कि संविधान ने हमें वह ढांचा दिया है जिससे सत्ता का दुरुपयोग न हो और हर नागरिक को न्याय मिल सके। उन्होंने ये भी कहा है कि भारत का सुप्रीम कोर्ट अपने ऐतिहासिक फैसलों के जरिए बार बार यह साबित कर रहा है कि लोकतंत्र और कानून का राज हमेशा सर्वोपरि रहेगा। यानी साफ है, भारत में कोई भी सत्ता, चाहे वह कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, संविधान से ऊपर नहीं है। यह संदेश न केवल देश के भीतर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच से भी आया है और यही भारत के लोकतंत्र की असली पहचान है। ऐसे में दर्शकों, तो एक तरफ मुख्य न्यायाधीश का यह बयान सरकारों को चेतावनी है कि कानून की अनदेखी बर्दाश्त नहीं होगी, दूसरी तरफ बीजेपी से अपनी उपलब्धियों और लोकतंत्र की मजबूती से जोड़ रही है और विपक्ष वह लगातार सवाल उठा रहा है कि क्या सचमुच भारत में लोकतांत्रिक संस्थाएं स्वतंत्र है या नहीं। लेकिन सच्चाई यही है कि भारत का लोकतंत्र अपनी जड़ों से जुड़ा है और उसका सबसे बड़ा सहारा है संविधान और न्यायपालिका। सीजेआई गवाही के शब्दों में, भारत बुलडोजर के राज से नहीं बल्कि कानून के राज से चलता है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। दर्शकों, बड़ी खबर क्रिकेट और राजनीति से जुड़ी हुई है। टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एशिया कप से मिलने वाली पूरी मैच फीस भारतीय सशस्त्र बलों और पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को दान करने का ऐलान कर दिया है। लेकिन इस फैसले के साथ ही सियासत भी गर्मा गई है। दर्शकों, सबसे पहले आपको बता दें कि भारत ने एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से मात दी। जीत के तुरंत बाद सूर्य कुमार यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, मैंने इस टूर्नामेंट से मिलने वाली पूरी मैच फीस हमारे सशस्त्र बलों और पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को दान करने का फैसला किया है। आप हमेशा मेरे दिल और ख्यालों में रहते हैं। जय हिंद। ऐसे में दर्शकों, आपको ये भी जानकारी दे कि T20 प्रारूप में भारतीय खिलाड़ियों को प्रति मैच 4 लाख रुपए मिलते हैं। यानी 7 मुकाबलों के हिसाब से सूर्य कुमार यादव को कुल 28 लाख रुपए मिलने हैं और अब ये पूरी राशि सेना और शहीदों के परिवारों तक जाएगी। लेकिन यह मामला यहीं तक सीमित नहीं रहा। दरअसल एशिया कप के पहले मैच में ही आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने सूर्य कुमार यादव को चुनौती दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर हिम्मत है तो क्रिकेट से कमाए गए पैसों को आतंकवादी हमलों में शहीद हुए जवानों की विधवाओं को दान करे। अब जब सूर्य कुमार ने यह कदम उठाया तो बीजेपी ने भी इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को घेर लिया है। बता दें कि बीजेपी नेता अजय आलोक ने सौरभ भारद्वाज का पुराना वीडियो शेयर किया जिसमें वह सूर्य कुमार यादव को चुनौती देते दिख रहे हैं। इसके साथ ही अजय आलोक ने लिखा है, अगर तुम्हारी औकात है सौरभ बाबू तो अपना 1 महीने का वेतन दान करके दिखाओ। भारतीय कप्तान ने तो दिखा दिया।
ऐसे में दर्शकों अब मैदान से निकलकर मामला सीधे सियासी अखाड़े में पहुंच चुका है। एक और है टीम इंडिया के कप्तान जिन्होंने बिना किसी शर्त के अपनी मेहनत की कमाई देश के नाम कर दी, और दूसरी ओर है राजनीतिक दलों के नेता जो अब इसे एक दूसरे पर वार करने का हथियार बना रहे हैं। बता दें कि फाइनल से पहले भी सूर्य कुमार यादव का बयान चर्चा में रहा था। जब भारत ने पाकिस्तान को हराया तब उन्होंने जीत भारतीय सशस्त्र बलों और पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को समर्पित कर दी थी। इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी में शिकायत दर्ज कराई और आरोप लगाया कि सूर्य कुमार राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। तो वही आईसीसी ने इस मामले को गंभीरता से लिया और सूर्य कुमार पर उनकी उस दिन की मैच फीस का 30% जुर्माना लगाया। साथ ही चेतावनी दी कि भविष्य में मैदान पर या मैच के तुरंत बाद ऐसे राजनीतिक बयान देने से बचे। तो वही दर्शकों, इसके बावजूद भी सूर्य कुमार यादव पीछे नहीं हटे। उन्होंने फाइनल के बाद न सिर्फ दोबारा सेना और शहीदों के परिवारों का जिक्र किया, बल्कि अपनी पूरी फीस दान करके यह साबित कर दिया कि उनका इरादा साफ है। ऐसे में इस पूरे प्रकरण में एक और पहलू भी अहम है। एशिया कप के दौरान भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से परहेज किया। यह फैसला टीम इंडिया ने सामूहिक रूप से लिया था, जो पाकिस्तान को नागवार गुजरा। इसी का असर है कि खेल से ज़्यादा अब सियासत और विवाद की चर्चा हो रही है। ऐसे में दर्शकों, अब सवाल ये है कि क्या खिलाड़ियों को ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर बोलना चाहिए? क्या देशभक्ति जताने का मैदान यही है या फिर खेल और राजनीति को अलग रखना ही बेहतर है? हालांकि फैंस की भावनाएं कुछ और कह रही है। सोशल मीडिया पर लोग सूर्य कुमार यादव के इस फैसले की जमकर तारीफ कर रहे हैं। उन्हें रियल हीरो और देश का सच्चा कप्तान कहा जा रहा है। ऐसे में दर्शकों, साफ है कि एक और आईसीसी की पाबंदी और राजनीतिक घमासान और दूसरी ओर जनता की तालियां। सूर्य कुमार यादव ने भले ही बल्ले से पाकिस्तान को मात दी, लेकिन मैदान के बाहर भी वह एक बड़ा संदेश देकर निकले हैं। फिलहाल सबकी निगाहें इस पर है कि आम आदमी पार्टी और खासकर सौरभ भारद्वाज इस चुनौती पर क्या जवाब देंगे। क्या वे भी अपना वेतन दान करेंगे या फिर यह बहस महज बयानबाजी तक सीमित रह जाएगी? तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MDR न्यूज। बड़ी खबर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सामने आई है। भारत की सैन्य ताकत और पाकिस्तान को दिए गए करारे जवाब पर अब सियासत गर्म हो गई है। दरअसल कांग्रेस नेता अजय राय ने इस पूरे ऑपरेशन पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, जबकि बीजेपी ने इन आरोपों को सेना का मनोबल गिराने की कोशिश बताया है। दर्शकों, जानकारी दी कि कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने शुक्रवार 3 अक्टूबर को बयान दिया। उनका कहना है कि CDS कुछ और बोलते हैं, सेना प्रमुख कुछ और कहते हैं, बार बार सफाई देने की नौबत क्यों आ रही है? अजय राय का सीधा आरोप है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अलग अलग बयानों से यह साबित होता है कि मामला पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। अजय राय ने यह भी कहा है कि देश का हर नागरिक सैनिकों का सम्मान करता है। सैनिक भारत माता की सेवा में अपना जीवन दांव पर लगाते हैं, लेकिन जब सरकार और सेना के वरिष्ठ अधिकारी अलग अलग बयान दे तो शक होना स्वाभाविक है। प्रधानमंत्री को खुद आकर देश को सच्चाई बतानी चाहिए। तो वही दर्शकों, आपको ये भी बता दें कि इससे पहले वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 4 से 5 फाइटर जेट मार गिराए। यह पाकिस्तान के वायुसेना के लिए बड़ा झटका था और भारत की रणनीति का सबूत भी। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि जब इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है तो फिर सरकार और सेना के आला अधिकारी एक सुर में क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो वही उधर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने साफ चेतावनी दी है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने संयम दिखाया, लेकिन अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और आतंकवाद को समर्थन जारी रखा तो अगली बार और भी कड़ा जवाब मिलेगा। सेना प्रमुख का यह बयान पाकिस्तान के लिए सीधी चेतावनी है। उन्होंने कहा है कि भारत ने जिम्मेदारी दिखाई है, लेकिन यह संयम हमेशा नहीं रहेगा। ऐसे में दर्शकों, अब बात करते हैं राजनीति की। कांग्रेस के सवालों का जवाब देते हुए बीजेपी नेता और प्रवक्ता टॉम वडक्कन ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर दुनिया के सबसे सफल अभियानों में से एक था। इनमें पाकिस्तान को इतना नुकसान हुआ है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि भागे कहाँ। कांग्रेस सेना पर सवाल उठाकर उसका मनोबल गिरा रही है। इसके साथ ही टॉम वडक्कन ने यहाँ तक कह दिया है कि कांग्रेस नेता कोलंबिया से मिले आदेशों के आधार पर बयान दे रहे हैं,
क्योंकि इस वक्त राहुल गांधी कोलंबिया दौरे पर है। उनका कहना है कि कांग्रेस देश की सेना पर भरोसा करने के बजाय विदेशी जमीन से आए निर्देशों का पालन कर रही है। ऐसे में अब बड़ा सवाल यही है कि ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, उस पर सियासत क्यों हो रही है। कांग्रेस के नेता सरकार से पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं, जबकि बीजेपी कह रही है कि विपक्ष सेना की वीरता पर सवाल खड़ा कर रहा है। इस बीच आम लोगों में चर्चा ये है कि आखिरकार कांग्रेस किस आधार पर शक जता रही है। क्या उन्हें सेना पर भरोसा नहीं है या फिर यह सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश है। जनता की राय साफ है। सोशल मीडिया पर ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि सेना पर सवाल खड़े करना गलत है। अगर सेना प्रमुख और वायुसेना प्रमुख ने ऑपरेशन की सफलता की पुष्टि की है तो उसे चुनौती देना जवानों के मनोबल को ठेस पहुंचाना है। यानी दर्शकों, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई नहीं, बल्कि अब भारत के भीतर भी राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गया है। एक तरफ कांग्रेस सरकार और सेना से स्पष्ट जवाब मांग रही है, वहीं बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि वह दुश्मन को खुश करने के लिए बयानबाजी कर रही है। ऐसे में कुल मिलाकर इस वक्त सबसे अहम सवाल यही है, क्या ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सियासत देश की एकजुटता को कमजोर कर रही है या फिर विपक्ष का संदेह वाकई में सरकार के लिए चुनौती बनता जा रहा है। तो दर्शकों, फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। दर्शकों, शुरुआत करते हैं आज की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर से, जिसका सीधा असर भारत की दवा इंडस्ट्री और अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दुनिया को चौंकाते हुए नया टैरिफ बम गिरा दिया है। 1 अक्टूबर 2025 से ब्रांडेड और पेटेंटेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा और इसी को लेकर भारत में भी राजनीतिक हलचल मच गई है। दर्शकों, जानकारी दे कि शिवसेना उद्धव गुट की नेता और राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इस फैसले पर तीखा व्यंग किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा है, उठो अनारकली, एक और ट्रंप टैरिफ आ गया है। उनका यह व्यंग न केवल अमेरिकी नेता की ओर इशारा था, बल्कि सीधे तौर पर केंद्र सरकार को भी निशाना बनाने का प्रयास था। बता दें कि प्रियंका चतुर्वेदी का कहना है कि मोदी सरकार को वैश्विक चुनौतियों के लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए था। उनके इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर जबरदस्त बहस छिड़ गई है। कुछ लोगों ने उनकी राय का समर्थन किया तो कई यूजर्स ने चिंता जताई कि इस टैरिफ का असर भारत की दवा इंडस्ट्री और खासकर जेनेरिक निर्यात पर पड़ेगा। दर्शकों, अब आपको बताते हैं कि ट्रंप के इस टैरिफ फैसले की असली कहानी। ट्रंप प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जो भी फार्मा कंपनी अमेरिका में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना रही है या फिर निर्माण की प्रक्रिया में है, उस पर यह टैरिफ लागू नहीं होगा। यानी सीधा सीधा दबाव कि कंपनियां अमेरिका में निवेश करें ताकि वहां की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिले और अमेरिकी बजट घाटा कम हो। ऐसे में दर्शकों, भारत पर इसका असर कितना गहरा है, इसे समझना बेहद जरूरी है। बता दें कि भारत अमेरिका को करीब 30 से 35% फार्मा निर्यात करता है। आंकड़ों के मुताबिक यह निर्यात लगभग $30 अरब का है। ऐसे में अगर 100% टैरिफ लग जाता है तो कंपनियों की लागत और मुनाफा दोनों पर सीधा प्रहार होगा। बड़ी दवा कंपनियां जैसे सनाफार्म, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, ल्यूपिन और बायोकॉन, इन सबका कारोबार अमेरिका पर काफ़ी हद तक निर्भर है। भले ही यह टैरिफ ब्रांडेड और पेटेंटेड दवाओं पर है, लेकिन भारतीय कंपनियां अमेरिका में ब्रांडेड फॉर्मुलेशन और कॉम्प्लेक्स जेनेरिक्स भी निर्यात करती है। ऐसे में उन्हें झटका लगना तय है। इसी घोषणा के बाद भारतीय शेयर बाजार ने भी नकारात्मक प्रतिक्रिया दी। फार्मा सेक्टर के कई शेयर लुढ़क गए। सन फार्मा और सिप्ला जैसे दिग्गजों के शेयर लगभग 4% तक गिर गए। केवल भारत ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी हलचल मची। जॉनसन एंड जॉनसन, एली लिली और मर्क जैसी अमेरिकी कंपनियों के शेयरों में भी उतार चढ़ाव देखने को मिला। ऐसे में दर्शकों, अब बात करें राजनीति की, तो प्रियंका चतुर्वेदी का यह बयान कहीं न कहीं सरकार की विदेश नीति और व्यापारिक रणनीति पर सवाल खड़े करता है। उनका कहना है कि केवल घरेलू राजनीति में व्यस्त रहने से काम नहीं चलेगा, बल्कि दुनिया की बदलती आर्थिक नीतियों के लिए भी तैयार रहना होगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से अभी इस पर सीधा बयान तो नहीं आया है, लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि अगर भारत जल्द कोई रणनीतिक कदम नहीं उठाता तो फार्मा निर्यात में बड़ी गिरावट आ सकती है। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी पहले भी कई बार भारत समेत कई देशों के लिए मुश्किलें खड़ी कर चुकी है और अब एक बार फिर वही स्थिति बनती दिख रही है।
सवाल ये भी है कि भारत इस चुनौती से कैसे निपटेगा। क्या भारतीय कंपनियां अमेरिका में निवेश बढ़ाकर वहां प्लांट स्थापित करेगी या फिर भारत सरकार अमेरिका से बातचीत कर इस टैरिफ के प्रभाव को कम करने का प्रयास करेगी। जो भी हो, यह साफ है कि आने वाले महीनों में भारत की फार्मा इंडस्ट्री को भी अपनी रणनीति बदलनी ही होगी। तो दर्शकों, एक तरफ प्रियंका चतुर्वेदी जैसे नेता इस मुद्दे पर सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उद्योग जगत की निगाहें केंद्र की अगली चाल पर टिकी है, क्योंकि दवा इंडस्ट्री भारत की अर्थव्यवस्था का मजबूत स्तंभ है और करोड़ों लोगों की रोजी रोटी इससे जुड़ी है। फिलहाल ट्रंप का यह टैरिफ धमाका भारत समेत पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन गया है और इसका असर न सिर्फ दवा कंपनियों पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी देखने को मिलेगा। यानी आने वाले दिनों में दवा के दाम से लेकर विदेशी निवेश तक सब कुछ इस फैसले की मार झेल सकता है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MDR न्यूज़। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्योहारों से पहले कानून व्यवस्था पर बेहद सख्त रुख अपनाते हुए संदेश साफ दिया है। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार देर रात राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा की। इस बैठक के दौरान उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि कानून तोड़ने वालों और अशांति फैलाने वालों पर ऐसी कार्रवाई होगी कि वे दोबारा ऐसी हरकत करने की हिम्मत तक नहीं कर पाएंगे। बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दशहरा बुराई और आतंक के दहन का पर्व है और इसी संदेश के साथ सरकार राज्य में अराजकता फैलाने वालों को कुचलने का काम करेगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी किए कि उपद्रवियों के खिलाफ तत्काल प्राथमिकी दर्ज की जाए और हिंसा के मास्टरमाइंड की पहचान कर उनकी संपत्ति तक की जांच हो। उन्होंने अपराधियों के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति दोहराते हुए कहा है कि हर नागरिक की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। दर्शकों, आपको जानकारी दें कि मुख्यमंत्री ने न केवल कानून व्यवस्था पर ही बल्कि राज्य के विकास के विजन पर भी अपना रोड मैप साझा किया। उन्होंने प्रदेश के करीब 57,000 ग्राम प्रधानों और सदस्यों से वर्चुअल संवाद किया और विकसित यूपी 2047 विजन पर भी चर्चा की। बता दें कि सीएम योगी ने कहा है कि जब ग्राम पंचायत विकसित होगी तब क्षेत्र पंचायत विकसित होगी, जब जिला पंचायत मजबूत होगी तब प्रदेश भी विकसित होगा और देश भी विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। तो वहीं उन्होंने याद दिलाया कि 13 और 14 अगस्त को विधानसभा सत्र के दौरान लगातार 26 से 27 घंटे तक विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश विषय पर मंथन हुआ था। मुख्यमंत्री ने ये तक बताया कि कई ग्राम पंचायतें अभी से ही इस विजन को जमीन पर उतारने की शुरुआत कर चुकी है। ऐसे में दर्शकों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की आर्थिक प्रगति का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि 2016-17 में उत्तर प्रदेश की कुल आय यानी GSDP करीब 12,75,000 करोड़ रुपए थी। उस समय यूपी की अर्थव्यवस्था देश में 7वें-8वें नंबर पर आती थी। प्रति व्यक्ति आय मात्र 43,000 रुपये थी, लेकिन बीते 8 वर्षों में यह तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि इस वित्तीय वर्ष के अंत तक यूपी की GSDP 35 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी। यह उपलब्धि न सिर्फ उत्तर प्रदेश के विकास की दिशा दिखाती है बल्कि पूरे देश की आर्थिक ताकत को भी मजबूत करती है। दर्शकों, बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह दोहरा संदेश बेहद अहम है। एक और उन्होंने त्योहारों के मौके पर उपद्रवियों को चेताया और कानून व्यवस्था को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराई। वहीं दूसरी ओर ग्राम पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक विकास की नई सोच और योजनाओं को भी साझा किया। स्पष्ट है कि सरकार का फोकस एक तरफ शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने पर है तो दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को गति देने पर। तो दर्शकों, त्योहारों के मौसम में सुरक्षा का कड़ा संदेश आम जनता के भरोसे को मजबूत करता है। वहीं ग्राम पंचायतों से जुड़ी योजनाओं और विजन 2047 का खाका यह दर्शाता है कि यूपी अब केवल राजनीतिक चर्चाओं तक सीमित नहीं बल्कि विकास की ठोस योजनाओं पर आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री का यह बयान साफ करता है कि आने वाले समय में कानून व्यवस्था और विकास दोनों ही मोर्चे पर प्रदेश सरकार सख्ती और गंभीरता से काम करने के लिए तैयार है। फिलहाल त्योहारों के इस मौसम में सरकार की नज़र उपद्रवियों पर है और जनता को भरोसा दिलाया गया है कि किसी भी कीमत पर कानूनी व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। तो दोस्तों, यूपी की जनता अब इंतजार कर रही है एक सुरक्षित, समृद्ध और विकसित उत्तर प्रदेश का। आप देख रहे हैं MDR न्यूज़। खबरों का सिलसिला यही थमता नहीं है, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।
दर्शकों, आज की बड़ी राजनीतिक खबर महाराष्ट्र से है, जहां दशहरा मेले के मंच से उठी सियासी गूंज अब नए विवाद को जन्म दे रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे आमने सामने आ गए हैं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी फडणवीस ने तीखा हमला बोल दिया है। दर्शकों, जानकारी दे कि दशहरा मेला हमेशा से महाराष्ट्र की राजनीति का अहम मंच माना जाता रहा है। इस बार उद्धव ठाकरे ने अपने भाषण में भाजपा पर करारा वार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा वोटरों को फ्री सुविधाएं देकर पगार वाले वोटर बना रही है। यही नहीं, ठाकरे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को फ्रस्ट्रेटेड कह दिया है। उनका कहना था कि जब कोई नेता निराश होता है तो वह उल्टी सीधी बातें करने लगता है और समझदार लोग उन बातों को गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन दर्शकों, उद्धव ठाकरे का ये बयान बूमरैंग की तरह लौट आया। जब पत्रकारों ने सीएम फडणवीस से इस पर सवाल पूछा कि उद्धव ने हिंदी में भाषण क्यों दिया, तो उन्होंने तंज कसा, क्या वो नेशनल लीडर है? फडणवीस यही नहीं रुके, उन्होंने कहा है कि उद्धव ठाकरे ने भाषण में विकास से जुड़ा एक भी मुद्दा नहीं छेड़ा। सीएम ने मजाकिया अंदाज में कहा है कि मेरे 1000 रुपए बच गए, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि अगर उद्धव ठाकरे विकास पर एक भी बात करेंगे तो मैं शर्त हार जाऊंगा, और हुआ वही। उन्होंने विकास पर एक शब्द नहीं कहा। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि दशहरा विवाद के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कोलंबिया में राहुल गांधी के दिए उस बयान की आलोचना की जिसमें राहुल ने भारतीय संविधान और लोकतंत्र पर सवाल उठाए थे। फडणवीस ने कहा, राहुल गांधी को इस देश के संविधान पर भरोसा नहीं है। उनकी दादी इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाकर लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश की थी, लेकिन जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया। यह भारत का लोकतंत्र है, बाबा साहेब आम्बेडकर का बनाया हुआ लोकतंत्र। किसी में इतनी ताकत नहीं कि इसे मिटा सके। यही नहीं, उन्होंने राहुल गांधी को सीरियल लायर करार देते हुए कहा है कि इनका दिमाग कमजोर है, इसलिए बार बार झूठ बोलते हैं। दर्शकों, सियासी तकरार के बीच मुख्यमंत्री फडणवीस ने एक सकारात्मक घोषणा भी की। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र सरकार अब राज्यव्यापी साइबर क्राइम अवेयरनेस कैंपेन शुरू करने जा रहा है। इस अभियान के जरिए हर जिले में युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों को ऑनलाइन ठगी, साइबर फ्रॉड और डिजिटल सुरक्षा से जुड़ी जानकारी दी जाएगी। सीएम ने कहा है कि बढ़ते साइबर अपराधों से बचने के लिए जनता को जागरूक करना बेहद जरूरी है। तो वही दर्शकों, फडणवीस ने इस मंच से सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने दावा किया कि पिछले 9 महीनों में 2000 से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा गया है और उन्हें वापस भेजा गया है। सीएम ने साफ संदेश दिया, यह घुसपैठ रुकेगी ही, जो भी अवैध रूप से आएगा उसे पकड़कर बाहर भेजा जाएगा। तो वही दर्शकों, इधर भाजपा पर विपक्ष ने भी हमला बोला है। उद्धव ठाकरे के अलावा कांग्रेस और एनसीपी नेताओं का कहना है कि भाजपा अब मुफ्त सुविधाएं बांटकर मतदाताओं को पेड वोटर बना रही है। विपक्ष का आरोप है कि जनता को असली मुद्दों, महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्या से भटकाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में दर्शकों, दशहरा मेले के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में तापमान और बढ़ गया है। एक और उद्धव ठाकरे लगातार भाजपा और फडणवीस पर हमला कर रहे हैं, तो वही दूसरी ओर फडणवीस राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे दोनों को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। जहां फडणवीस खुद को विकास और सुरक्षा के मुद्दे पर मजबूत दिखाना चाहते हैं, वही ठाकरे भाजपा की फ्री पॉलिटिक्स और फ्रस्ट्रेशन पर सवाल उठाकर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में दर्शकों, तो साफ है कि दशहरा मंच से इस बार भी महाराष्ट्र की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। अब देखना होगा कि आने वाले महीनों में यह जुबानी जंग किसे फायदा पहुंचाती है, भाजपा को, शिवसेना यूबीटी को या कांग्रेस को। लेकिन इतना तय है कि महाराष्ट्र की सियासत में दशहरे की गूंज लंबे समय तक सुनाई देने वाली है। तो दर्शकों, ये थी दशहरा मेले से निकली सियासी कहानी, जहां हमले, पलटवार और आरोपों के बीच महाराष्ट्र की राजनीति ने नया मोड़ ले लिया है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। आज महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। राज ठाकरे ने 3 अक्टूबर को शिवतीर्थ में एक अहम बैठक बुलाई है। यह बैठक सिर्फ एक राजनीतिक चर्चा नहीं है, बल्कि आने वाले मुंबई महानगर पालिका चुनाव का भविष्य तय करने वाली मीटिंग मानी जा रही है। दर्शकों, सूत्रों के मुताबिक सुबह 11 बजे शुरू होने वाली इस बैठक में मनसे के मुंबई शहर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मौजूद रहेंगे। चर्चा का एजेंडा साफ है, मुंबई महानगर पालिका यानी BMC चुनाव को लेकर रणनीति तय करना। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव की आवट सुनाई देने लगी है और BMC चुनाव हमेशा से ही सूबे की राजनीति का सबसे बड़ा आकर्षण रहा है।
ऐसे में राज ठाकरे की इस मीटिंग पर हर किसी की नजरें टिकी है। दर्शकों बता दें कि बीते दिन 2 अक्टूबर को दशहरा रैली में उद्धव ठाकरे ने बड़ा बयान देकर माहौल गर्मा दिया। उन्होंने कहा है कि लोग यह सवाल पूछते हैं क्या उद्धव और राज ठाकरे साथ आएंगे, और उन्होंने ये भी दोहराया कि हम साथ हैं और साथ ही रहेंगे। यानी शिवसेना यूबीटी की ओर से मनसे को लेकर गठबंधन की गुंजाइश खुली रखी गई है। लेकिन साथ ही उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि मराठी और हिंदुत्व के मुद्दे पर कोई हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे में दर्शकों अब सवाल ये है कि राज ठाकरे इस पर क्या रुख अपनाते हैं। क्या मनसे शिवसेना यूबीटी के साथ मिलकर बीएमसी चुनाव लड़ेगी या फिर स्वतंत्र राह पर चलते हुए अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेगी। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक में न सिर्फ गठबंधन बल्कि उम्मीदवारों के नाम और प्रचार की रूपरेखा पर भी चर्चा हो सकती है। दर्शकों आपको जानकारी दें कि बीएमसी सिर्फ मुंबई की नगर निकाय नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी अमीर नगर निगम है। इसका बजट कई छोटे राज्यों के वार्षिक बजट से भी बड़ा होता है। इसलिए बीएमसी की कुर्सी पर कौन बैठेगा, इसका असर महाराष्ट्र की राजनीति पर ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर तक महसूस किया जा सकता है। पिछले कई दशकों से बीएमसी की सियासत में शिवसेना का दबदबा रहा, लेकिन इस बार समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। शिवसेना 2 गुटों में बढ़ चुकी है। बीजेपी अपनी जमीन मजबूत करने में जुटी है और कांग्रेस राष्ट्रवादी भी पीछे हटना नहीं चाहते। ऐसे में मनसे की रणनीति अगर सही साबित होती है तो चुनावी तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। दर्शकों आपको ये भी बता दें कि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राज ठाकरे का हर कदम खासकर बीएमसी में निर्णायक भूमिका निभा सकता है, और अगर मनसे शिवसेना यूबीटी के साथ आती है तो हिंदुत्व और मराठी मानुष की राजनीति को नया बल मिलेगा। लेकिन अगर राज ठाकरे ने स्वतंत्र चुनाव लड़ने का फैसला लिया तो वोटों का बंटवारा होने की पूरी संभावना है और इसका फायदा सीधे बीजेपी को मिल सकता है। ऐसे में दर्शकों शुक्रवार की बैठक के बाद यह तस्वीर साफ हो जाएगी कि राज ठाकरे किस ओर बढ़ना चाहते हैं। क्या वे उद्धव ठाकरे की पेशकश को स्वीकार करेंगे या फिर नई रणनीति बनाकर बीएमसी चुनाव में अपनी पार्टी की पहचान अलग से बनाएंगे। एक बात तो तय है, मनसे प्रमुख राज ठाकरे की यह बैठक मुंबई और महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचाने वाली है। बीएमसी चुनाव की दिशा और दशा दोनों इसी बैठक पर तय हो सकती है। अब सबकी निगाहें शिवतीर्थ पर है और इस राजनीतिक दंगल में कौन किसके साथ खड़ा होगा यह आने वाले कुछ घंटों में साफ हो जाएगा। तो दर्शकों फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन इस बैठक से निकलने वाले हर फैसले और बयान पर हमारी पैनी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए एमडीआर न्यूज, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। दर्शकों शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के मुखपत्र सामना ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस और उसके शीर्ष नेतृत्व पर एक बार फिर तीखा प्रहार किया है। अखबार ने अपने ताजा संपादकीय में आरोप लगाया कि आजादी के आंदोलन के दौरान संघ का योगदान नगण्य रहा, बावजूद इसके वह आजादी और राष्ट्रवाद पर भाषण देने का अधिकार अपने पास सुरक्षित समझता है। लेख में सवाल उठाया गया है कि जब देश के स्वतंत्रता सेनानी जेलों में सड़ रहे थे या ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर संघर्ष कर रहे थे, तब संघ और उसके स्वयंसेवक आखिर कहाँ थे। दर्शकों आपको ये भी जानकारी दे कि सामना ने अपने लेख में संघ पर मोदी सरकार की प्रशंसा के लिए कायर और भाड़े वाले लोगों की फौज तैयार करने का भी आरोप लगाया। अखबार ने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के शासन की तारीफ में गुणगान करने के लिए संघ ने ऐसे लोगों की पूरी जमात खड़ी कर दी है जो बिना सवाल किए बस तालियां बजाते हैं। दुर्भाग्य से इस टोली में स्वयं संघ प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल हो गए हैं। दर्शकों अखबार का दावा है कि जिस संगठन ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मौन साध रखा वही आज देशभक्ति और राष्ट्रवाद की परिभाषा तय करने में लगा हुआ है। सामना का कहना है कि आरएसएस ने अपनी विचारधारा को राष्ट्रभक्ति का पर्याय बना दिया है, जबकि इसका इतिहास संघर्ष से नहीं बल्कि सत्ता से नज़दीकी से जुड़ा रहा है। इसके साथ ही सामना संपादकीय में संघ के दीर्घकालीन एजेंडे पर भी सवाल उठाए गए हैं। अखबार ने लिखा है कि संघ का असली लक्ष्य भारत को हिंदू पाकिस्तान में बदलने का है, एक ऐसा राष्ट्र जहां धर्मनिरपेक्षता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की कोई जगह न हो। संघ के एजेंडे में लोकतंत्र, संसद और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बाधा के रूप में देखे जाते हैं। यदि अपने तथाकथित हिंदू राष्ट्र के सपने को साकार करने के लिए इन संस्थाओं की बलि देनी पड़े
तो संघ इसके लिए भी तैयार है, ऐसा लेख में कहा गया है। दर्शकों, संपादकीय में ये भी उल्लेख किया गया है कि विजयादशमी पर हुए संघ के वार्षिक सम्मेलन से उम्मीद थी कि मोहन भागवत संगठन के 100 वर्ष पूर्ण होने के मौके पर कुछ नई दिशा देंगे, परंतु उन्होंने बीजेपी के सुर में ही सुर मिलाए। मोहन भागवत का भाषण एक प्रेरणादायक वक्तव्य की बजाय सत्ता की विचारधारा की गूंज बनकर रह गया, ऐसा सामना ने लिखा है। दर्शकों, बता दें कि अखबार के मुताबिक मौजूदा केंद्र सरकार संघ के वैचारिक सपनों को साकार करने की दिशा में काम कर रही है। लेख में ये भी कहा गया है कि संघ के लिए भारत की एकता का अर्थ है कट्टर हिंदू मानसिकता वाले लोगों का शासन। इस सोच के तहत देश के सहिष्णु, प्रगतिशील और विविधता में विश्वास करने वाले हिंदू संघ की दृष्टि में कमतर है। सामना ने यह भी आरोप लगाया है कि मोदी शाह की जोड़ी संघ की उसी विचारधारा को व्यवहार में उतार रही है जो भारत को एक रूप बनाने और असहमति की आवाज को दबाने का काम कर रही है। आज सत्ता का हर फैसला संघ के वैचारिक ताने बाने में फिट बैठता है, चाहे वह शिक्षा नीति हो, न्यायिक ढांचे पर दबाव हो या मीडिया पर नियंत्रण, ऐसा सामना लेख में लिखा गया है। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि सामना संपादकीय में ये भी दावा किया गया है कि संघ के हिंदू राष्ट्र के सपने के चलते देश के संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर खतरा मंडरा रहा है। लेख में कहा गया है कि संविधान का सार है समानता, लेकिन संघ के राष्ट्र की परिकल्पना असमानता पर आधारित है। वहाँ नागरिकों की पहचान धर्म के आधार पर तय होती है, न कि उनके अधिकारों या कर्तव्य से। दर्शकों, सामना का तर्क साफ है कि अगर संघ की सोच को शासन में पूरी तरह हावी होने दिया तो भारत की आत्मा जो विविधता, सहिष्णुता और समावेशिता में बसती है वो समाप्त हो जाएगी। अखबार ने लिखा है कि जिस भारत को महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस ने देखा था, उस भारत की आत्मा लोकतंत्र थी। संघ उस आत्मा को हिंदू राष्ट्र के नाम पर कुचलना चाहता है। इसके साथ ही संपादकीय में अंत में कहा गया है कि जब कोई वैचारिक संगठन सत्ता के साथ एकाकार हो जाता है तो लोकतंत्र की सीमाएं कमजोर हो जाती है। आज सत्ता और संघ एक दूसरे के पूरक बन चुके हैं। एक नीतियाँ तय करता है और दूसरा उन पर अमल करवाता है। यह स्थिति किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए गंभीर खतरा है, ऐसी सामना लेख में चेतावनी दी गई। सामना ने यह भी कहा है कि 100 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, संघ को आत्ममंथन करना चाहिए। क्या वह देश की विविधता को स्वीकार करने वाला संगठन बनेगा या फिर सत्ता की परछाई में अपनी मूल विचारधारा को और कठोर बनाएगा। स्वतंत्रता संग्राम में जब आवाजें गूंज रही थी इनकलाब जिंदाबाद, तब संघ की शाखाओं में सन्नाटा था। आज वही संगठन देशभक्ति की परिभाषा लिख रहा है। यह इतिहास का सबसे बड़ा विरोधाभास है, ऐसा भी सामना ने लिखा है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के प्रवक्ता संजय राउत ने सोमवार को महाविकास आघाड़ी यानी MVA और आने वाले स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। राउत ने साफ कर दिया है कि अब वक्त आ गया है जब महाराष्ट्र की हर महानगर पालिका के समीकरणों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि हर शहर की राजनीतिक तस्वीर एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। दर्शकों, आपको जानकारी दें कि ठाणे में हुई अहम बैठक का जिक्र करते हुए संजय राउत ने बताया कि उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता जितेंद्र आव्हाड, शिवसेना सांसद राजन विचारे और अविनाश जाधव के साथ मिलकर आगामी चुनावी रणनीति पर चर्चा की। बैठक में महाविकास आघाड़ी की भूमिका, उसकी प्रासंगिकता और भविष्य पर विस्तार से विचार हुआ। संजय राउत ने यह भी कहा है कि यह गठबंधन अभी भी मजबूत है और अपने अस्तित्व के साथ खड़ा है। उन्होंने बताया कि ठाणे, मुंबई, नवी मुंबई और नासिक जैसे नगर निगमों में अलग अलग समीकरण बनेंगे, क्योंकि हर क्षेत्र में राजनीतिक परिस्थितियां भिन्न हैं। राउत ने यह भी बताया कि हाल ही में हुए एक पारिवारिक कार्यक्रम में सुप्रिया सुले की मौजूदगी ने अपने आप में इस बात का संकेत है कि MVA के तीनों दल शिवसेना, UBT, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट अभी भी साथ है। उन्होंने कहा है कि गठबंधन का ढांचा केवल विधानसभा चुनाव तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाले नगर निगम चुनाव में भी तालमेल के आधार पर रणनीति तैयार की जाएगी। तो वही दर्शकों, आपको ये भी बता दें कि मुंबई के महापौर पद को लेकर संजय राउत ने बेहद स्पष्ट रुख अपनाया। उन्होंने कहा है कि मुंबई का महापौर मराठी होगा, वो व्यक्ति जो असली मराठी बाना रखता हो, जो भगवा रंग का गर्व समझता हो। राउत का कहना था कि यह सम्मान सिर्फ शिवसेना और मनसे जैसे दलों के नेताओं को ही शोभा देता है, क्योंकि वे मराठी गौरव के असली प्रतिनिधि है।
उन्होंने ये भी संकेत दिया कि महापौर का चयन ठाकरे परिवार के नेतृत्व से ही होगा, जो मराठी अस्मिता के प्रतीक रहे हैं। तो वही दर्शकों, जब उनसे यह पूछा गया कि क्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे महाविकास आघाड़ी में शामिल हो सकते हैं, तो संजय राउत ने जवाब दिया कि एमवीए किसी एक पार्टी की संपत्ति नहीं है, यह तीनों दलों का गठबंधन है और अगर नए राजनीतिक समीकरण बनते हैं तो उसका स्वागत है। उन्होंने कहा है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच बातचीत चल रही है और रिश्ते पहले से बेहतर है। हालांकि संजय राउत ने यह भी कहा है कि इन मुलाकातों का विपक्षी दलों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि शिंदे और अजित पवार की पार्टियां अब पूरी तरह बीजेपी के नियंत्रण में हैं। इसके साथ ही दर्शकों, संजय राउत ने केंद्र सरकार और विशेष रूप से गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की प्रतिष्ठा को अमित शाह ने खुद कम किया है। राउत ने सवाल उठाया कि जब गुजरात के लिए केंद्र से मदद भेजी जा सकती है तो महाराष्ट्र को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी और अमित शाह को बताना चाहिए कि महाराष्ट्र के प्रति यह भेदभाव क्यों है। उनके मुताबिक राज्य सरकार ने अब तक केंद्र को कोई राहत प्रस्ताव नहीं भेजा, जिससे यह साफ है कि बीजेपी का झुकाव अपने गृह राज्य की ओर ज्यादा है। इसके साथ ही संजय राउत ने शरद पवार के कुछ हालिया बयानों पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा है कि किसानों से गन्ना खरीदने वाली चीनी मिलों पर अतिरिक्त बोझ डालने के बजाय देश के बड़े उद्योगपतियों पर टैक्स का भार बढ़ाया जाना चाहिए। उनका कहना था कि किसानों की आर्थिक स्थिति पहले से ही कमजोर है और अगर उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए किसानों को नुकसान पहुंचाया गया तो इसका जवाब जनता चुनाव में देगी। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि संजय राउत ने कोकण के सिंधुदुर्ग जिला सहकारी बैंक में हुए कथित घोटाले को लेकर भी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा है कि बैंक से जुड़े राजन तेली के पत्र में गंभीर आरोप लगाए गए हैं और इन पर तुरंत एफआईआर दर्ज कर जांच ईडी को सौंपी जानी चाहिए। संजय राउत ने आरोप लगाया कि कोकण की कई सहकारी बैंकें राणे परिवार के नियंत्रण में हैं और इन बैंकों में लंबे समय से वित्तीय अनियमितता हो रही है। उन्होंने पुलिस महासंचालक और वरिष्ठ अधिकारी रश्मि शुक्ला से मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाए ताकि जनता का विश्वास बना रहे। ऐसे में दर्शकों, कुल मिलाकर संजय राउत के इस बयान से यह साफ झलकता है कि शिवसेना यूबीटी आने वाले निकाय चुनाव के लिए पूरी तरह सक्रिय हो चुकी है। एक और वे महाविकास आघाड़ी के एकजुट होने का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी ओर मराठी गौरव और स्थानीय मुद्दों को फिर से केंद्र में ला रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले महीनों में महाराष्ट्र की राजनीति किस दिशा में बढ़ती है। क्या उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे वाकई एक मंच पर आएंगे या फिर यह सिर्फ एक रणनीतिक संकेत है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच शनिवार 4 अक्टूबर को चुनाव आयोग और राज्य के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बीच एक अहम बैठक हुई है। इस बैठक में विभिन्न दलों ने अपनी अपनी चिंताएं, सुझाव और मांगे आयोग के समक्ष रखी। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने भी 16 सूत्री सुझाव का एक विस्तृत पत्र चुनाव आयोग को सौंपा, जिसमें पारदर्शिता, सुरक्षा और निष्पक्ष मतदान प्रक्रिया को लेकर कई अहम बिंदु शामिल थे। दर्शकों, आपको बता दें कि बैठक के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि भाजपा ने आयोग से आग्रह किया है कि बिहार विधानसभा चुनाव को एक या अधिकतम 2 चरणों में संपन्न कराया जाए। उनके मुताबिक लंबी चुनावी प्रक्रिया से न केवल प्रशासनिक बोझ बढ़ता है बल्कि राजनीतिक माहौल पर भी असर पड़ता है। उन्होंने ये भी कहा है कि आयोग यदि चुनाव को सीमित चरणों में करता है तो इससे संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और सुरक्षा व्यवस्था भी अधिक प्रभावी ढंग से संभाली जा सकेगी। आपको बता दें कि भाजपा ने मतदाता सूची की पारदर्शिता और शुद्धता को लेकर भी आयोग की सराहना की है। जायसवाल ने आगे कहा है कि इस बार मतदान सूची के अद्यतन कार्य में निर्वाचन आयोग ने बेहतर पारदर्शिता दिखाई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में मतदान सूची से संबंधित शिकायतों को और तेजी से निपटाया जाएगा ताकि कोई भी योग्य मतदाता मतदान से वंचित न रह जाए। दर्शकों, इसके साथ ही बैठक के दौरान भाजपा ने राज्य के कई विधानसभा क्षेत्रों में स्थित मतदान केंद्रों के चयन पर सवाल उठाया। पार्टी ने कहा है कि आज भी कई मतदान केंद्र धार्मिक स्थलों जैसे मंदिरों, मस्जिदों या अन्य धार्मिक परिसरों में बनाए गए हैं। भाजपा का तर्क है कि जब से मतदान केंद्र दशकों पहले बनाए गए थे तब आसपास सरकारी भवन या शैक्षणिक संस्थाएं नहीं थी। अब जबकि लगभग हर क्षेत्र में स्कूल, कॉलेज या पंचायत
पंचायत भवन उपलब्ध है। ऐसे में धार्मिक स्थलों से मतदान केंद्रों को स्थानांतरित किया जाना चाहिए। पार्टी ने आयोग से अनुरोध किया है कि मतदान से पहले इन केंद्रों की समीक्षा की जाए और यदि संभव हो तो मतदान केंद्रों को नजदीकी सरकारी स्कूल या सार्वजनिक भवनों में स्थानांतरित किया जाए। भाजपा का कहना है कि ऐसा करने से मतदान के दौरान किसी भी प्रकार के विवाद या असहज स्थिति से बचा जा सकेगा। तो वही दर्शकों, आपको ये भी जानकारी दे कि भाजपा ने चुनाव के दौरान सुरक्षा इंतजामों को लेकर भी कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। पार्टी ने मांग की है कि मतदान शुरू होने से पहले ही मतदाता स्लिप सभी योग्य मतदाताओं तक पहुंच जानी चाहिए ताकि उन्हें मतदान केंद्र तक पहुंचने में कोई दिक्कत न हो। इसके अलावा भाजपा ने आयोग से आग्रह किया है कि मतदान से एक दिन पहले प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में केंद्रीय सुरक्षा बलों का फ्लैग मार्च कराया जाए। इससे मतदाताओं में भरोसा बढ़ेगा और चुनावी माहौल शांतिपूर्ण रहेगा। सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए भाजपा ने यह भी सुझाव दिया है कि मतदान के दिन संबंधित जिलों और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाएं पूरी तरह सील कर दी जाए। इससे बाहरी हस्तक्षेप या असामाजिक तत्वों को घुसपैठ पर रोक लगाई जा सकेगी। पार्टी ने यह भी कहा है कि चुनावी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की हिंसा या अव्यवस्था के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए भाजपा ने एक और अहम सुझाव दिया है। ढके हुए चेहरे वाले मतदाताओं की पहचान की उचित जांच की जाए। पार्टी ने कहा है कि मतदान केंद्र पर आने वाला हर मतदाता की पहचान को उनके स्वीकृत पहचान पत्र से मिलान किया जाए। यदि किसी मतदाता ने चेहरा ढका हुआ हो, जैसे घूंघट, नकाब आदि से, तो मतदान से पहले उसका चेहरा पहचान पत्र से मिलाया जाए। इससे फर्जी मतदान की संभावना को समाप्त किया जा सकेगा। दिलीप जायसवाल ने यह भी कहा है कि भाजपा का उद्देश्य केवल अपनी राजनीतिक सुविधा नहीं बल्कि एक स्वच्छ, सुरक्षित और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा है कि पार्टी ने आयोग से यह भी अनुरोध किया है कि चुनाव के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती और तबादले निष्पक्ष तरीके से किए जाए। किसी भी अधिकारी पर पक्षपात के आरोप लगने पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे में दर्शकों, भाजपा की 16 सूत्री मांगों में मतदाता जागरूकता अभियान को और प्रभावी बनाने, मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए ग्रामीण इलाकों में विशेष शिविर लगाने और मतदान प्रक्रिया की निगरानी के लिए तकनीक के उपयोग को भी प्राथमिकता देने की बात कही गई है। इसके साथ ही भाजपा ने अपने बयान में ये भी कहा है कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि भारतीय निर्वाचन आयोग बिहार जैसे संवेदनशील राज्य में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए हर संभव कदम उठाएगा। पार्टी ने आयोग को धन्यवाद देते हुए कहा है कि लोकतंत्र की नींव मजबूत तभी रहेगी जब चुनाव पारदर्शी और सभी के लिए समान अवसर वाले हो। इसके साथ ही अंत में जायसवाल ने कहा है कि भाजपा लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में पूरे उत्साह और संगठनात्मक ताकत के साथ उतरेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि चुनाव आयोग सभी दलों के सुझावों पर विचार करेगा और बिहार में एक आदर्श चुनाव प्रक्रिया स्थापित करेगा। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर गरमाई हुई है। इस बार वजह है शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे, जिन्होंने पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। ठाकरे ने फडणवीस को हतबल यानी असहाय मुख्यमंत्री करार देते हुए कहा है कि उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार ने गहरी जड़ें जमा ली है, लेकिन उन्होंने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। दर्शकों, जानकारी दे कि उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा है कि मैं किसी को दुश्मन नहीं मानता, प्रधानमंत्री को भी नहीं, लेकिन आज महाराष्ट्र की स्थिति देखकर कहना पड़ता है कि महायुति सरकार के पास बहुमत होने के बावजूद मुख्यमंत्री असहाय नजर आ रहे हैं। भ्रष्टाचार के कई मामलों पर कार्रवाई न होना बताता है कि फडणवीस कुछ करने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि राज्य सरकार किसानों, महिलाओं और आम नागरिकों के हित में फैसले लेने में नाकाम रही है। जानकारी दे कि पुणे यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के एक संवाद कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारा हिंदुत्व प्रगतिशील रहा है। मेरे दादा प्रबोधनकार ठाकरे समाज सुधारक थे। बीजेपी को हमें हिंदुत्व सिखाने की जरूरत नहीं है। वही बीजेपी आज देश के भीतर दीवारें खड़ी कर रही है और माहौल को नर्क बना रही है। उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया कि बीजेपी धर्म के नाम पर समाज को बांटने की राजनीति कर रही है, जबकि असली हिंदुत्व समानता और सद्भाव का संदेश देता है। तो वही दर्शकों, पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी
न राज्य चला पा रही है न देश। उन्होंने कहा है कि कश्मीर से लेकर मणिपुर तक हालात बिगड़ते जा रहे हैं और केंद्र सरकार सिर्फ बयानबाजी में व्यस्त है। नरेंद्र मोदी सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। जो लोग अपने देशवासियों की आवाज नहीं सुनते वो लोकतंत्र नहीं तानाशाही चला रहे हैं। इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा हाल ही में दिए गए भारत किसी भी सीमा को पार कर सकता है इस वाले बयान पर भी उद्धव ठाकरे ने तीखा तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि सरकार पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें तो करती है लेकिन देश के अंदरूनी मुद्दों पर असफल रही है। दर्शकों, पुणे में महिलाओं को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने महिला सशक्तिकरण और आर्थिक सहायता का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने चुनाव से पहले महिलाओं को 2-3 महीने के लिए आर्थिक मदद दी लेकिन वह महज वोट पाने का खेल था। लाड़की बहनों को स्थायी सहायता की सख्त जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि जैसे बिहार में कल्याण योजनाओं की घोषणा की गई वैसे ही महाराष्ट्र की महिलाओं के लिए भी आर्थिक पैकेज दिया जाए। अगर आप मदद दे रहे हैं तो उसे सिर्फ बिहार तक सीमित न रखें। देश की हर महिलाओं को उसका हक मिलना चाहिए। महिलाएं कोई पेड वोटर नहीं है, ऐसा भी उद्धव ठाकरे ने तंज कसते हुए बयान दिया है। तो वही दर्शकों, इसके साथ ही बिना नाम लिए उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा है कि शिवसेना को तोड़ने की कोशिश करने वाले असफल रहेंगे क्योंकि शिवसेना विचारधारा से बनती है, चेहरों से नहीं। हमारी पार्टी की जड़ें जनता के दिलों में हैं। अगर हम मेहनत करें तो आने वाले निकाय चुनाव में शिवसेना यूबीटी निश्चित रूप से जीत हासिल करेगी। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे पार्टी नेटवर्क को मजबूत करें और शाखाएं फिर से सक्रिय करें। उन्होंने ये भी कहा है कि वोट चोरी अवैध मतदान का नतीजा है, हम भी वही करें जो राहुल गांधी ने किया। फर्जी मतदाताओं का पता लगाए और सच्ची लोकतंत्र की रक्षा करें। लोकसभा चुनाव में हमारी जीत जनता के भरोसे की जीत थी और अब निकाय चुनाव में भी वही भरोसा फिर से जीतना होगा। ऐसे में दर्शकों, उद्धव ठाकरे के हालिया बयानों से साफ है कि वे अब सीधे मोड में आ चुके हैं। वे न तो बीजेपी को बख्शने के मूड में हैं और न ही किसी दबाव में झुकने के। उनका यह संदेश स्पष्ट है कि शिवसेना यूबीटी महाराष्ट्र में एक बार फिर अपनी जड़ों को मजबूत करने की तैयारी में है। इसके लिए वे फडणवीस से लेकर केंद्र की नीतियों तक को चुनौती देने से नहीं हिचकेंगे। तो दर्शकों, कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे ने पुणे में एक नया राजनीतिक संदेश दे दिया है। न हिंदुत्व पर ठेकेदारी चलेगी, न भ्रष्टाचार पर चुप्पी। अब लड़ाई होगी जनता के हक और महाराष्ट्र की गरिमा के लिए। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। आगामी स्थानीय निकाय चुनाव से पहले महाराष्ट्र की राजनीति में एक दिलचस्प मोड़ देखने को मिल रहा है। लंबे समय से एक दूसरे से दूरी बनाए रखने वाले ठाकरे परिवार के दोनों प्रमुख चेहरे उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे बीते कुछ महीनों से लगातार मिल रहे हैं। इन मुलाकातों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है और इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि क्या दोनों बंधु फिर से एक साथ आने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि सूत्रों के मुताबिक कुछ दिनों पहले राज ठाकरे के शिवतीर्थ निवास पर दोनों नेताओं के बीच संभावित गठबंधन को लेकर प्रारंभिक बातचीत हुई थी। अब एक बार फिर रविवार 5 अक्टूबर को राज ठाकरे ने मातोश्री जाकर उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। यह मुलाकात न केवल पारिवारिक मानी जा रही है बल्कि इसके पीछे राजनीतिक संदेश भी छिपा बताया जा रहा है। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि दिलचस्प बात यह है कि पिछले 3 महीनों के भीतर ठाकरे बंधु 5 बार एक दूसरे से मिले हैं। रविवार को मुंबई के बांद्रा में संजय राउत के पोते के नामकरण समारोह में दोनों नेता आमने सामने आए। वहां मौजूद लोगों ने देखा कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने एक दूसरे से खुलकर बातचीत की, हंसी मजाक किया और एक पारिवारिक माहौल के साथ वक्त बिताया। कार्यक्रम खत्म होने पर जब दोनों बाहर निकले तो रश्मि ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने राज ठाकरे को खुद विदा किया। बाहर निकलते वक्त तीनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और मुस्कुराए। इस पूरे दृश्य ने उस तनावपूर्ण रिश्ते की जगह गर्मजोशी का एहसास दिया जो वर्षों से ठाकरे परिवार में बनी हुई थी। लेकिन दर्शकों, असली चर्चा तब शुरू हुई जब राज ठाकरे ने कार्यक्रम के बाद सीधे अपने शिवतीर्थ निवास न जाकर मातोश्री का रुख किया। राजनीतिक हलकों में यह कदम इस संकेत के तौर पर देखा जा रहा है कि दोनों के बीच बातचीत महज पारिवारिक नहीं बल्कि भविष्य की राजनीतिक रणनीति से जुड़ी हो सकती है। हालांकि इस बैठक में क्या चर्चा हुई, इस बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। तो दर्शकों, चलिए जानते हैं कि हाल ही में ठाकरे बंधुओं की मुलाकातों की झलक। बता दें कि 5 जुलाई 2025 मध्य
मराठी भाषा मेलावा कार्यक्रम के मंच पर दोनों पहली बार एक साथ नजर आए थे। उसके बाद 27 जुलाई को राज ठाकरे ने मातोश्री जाकर उद्धव ठाकरे को जन्मदिन की बधाई दी। तो 27 अगस्त को उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के शिवतीर्थ बंगले पर गणेशोत्सव के अवसर पर पहुंचे। लगभग 20 साल बाद दोनों परिवारों की यह पहली बड़ी मुलाकात थी। इसके बाद 10 सितंबर को गणेश मुहूर्त पर फिर आमने सामने आए। हालांकि बातचीत अधूरी रह गई और सितंबर के अंत तक उद्धव ठाकरे ने फिर राज ठाकरे से शिवतीर्थ में मुलाकात की और अब 5 अक्टूबर को दोनों संजय राउत के पारिवारिक कार्यक्रम में साथ नजर आए। ऐसे में इन लगातार होती मुलाकातों से यह स्पष्ट होता है कि दोनों परिवारों के बीच बर्फ पिघलने लगी है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इन मीटिंग्स को यूं ही साधारण नहीं माना जा सकता, खासकर तब जब मुंबई में बीएमसी चुनाव करीब है और दोनों पार्टियां शिवसेना यूबीटी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना दोनों को अपनी पकड़ मजबूत करनी है। ऐसे में दर्शकों, राजनीतिक सूत्रों का दावा है कि शुरुआती बातचीत सीट शेयरिंग और मुंबई महानगर पालिका चुनाव में संभावित गठबंधन की संभावना को लेकर हुई है। हालांकि दोनों पक्षों ने फिलहाल चुप्पी साध रखी है। उद्धव ठाकरे खेमे के एक नेता ने कहा है कि पारिवारिक संबंधों में सुधार होना स्वाभाविक है, लेकिन राजनीति में गठबंधन का फैसला विचार विमर्श के बाद ही लिया जाएगा। वही एमएनएस के करीबी सूत्रों के मुताबिक राज ठाकरे फिलहाल अपने संगठन को पुनर्जीवित करने में जुटे हैं और वे किसी गठबंधन से पहले अपने स्वतंत्र एजेंडे को स्पष्ट करना चाहते हैं। ऐसे में दर्शकों, इस पूरी घटनाओं पर बीजेपी ने ठाकरे भाइयों की इन बैठकों को लेकर कोई खास चिंता नहीं दिखाई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधान परिषद सदस्य प्रवीण दरेकर ने कहा है कि राज और उद्धव ठाकरे की मुलाकातों से सत्तारूढ़ गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये सब काल्पनिक बातें हैं, जनता अपने फैसले खुद करेगी। उन्होंने दावा किया है कि एमएनएस और शिवसेना यूबीटी का संभावित गठबंधन बीएमसी चुनावों के परिणामों पर कोई बड़ा असर नहीं डालेगा। हालांकि बीजेपी भले ही इसे सामान्य मुलाकात बता रही हो, लेकिन राजनीतिक पंडितों का मानना है कि ठाकरे परिवार का एकजुट होना महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। उद्धव ठाकरे फिलहाल महाविकास आघाड़ी यानी एमयूए के साथ है, जबकि राज ठाकरे पहले बीजेपी के प्रति नरम रुख दिखा चुके हैं। ऐसे में अगर दोनों एक साथ आते हैं तो यह न केवल बीएमसी बल्कि राज्य की राजनीति में नए समीकरण पैदा कर सकता है। तो दर्शकों, कुल मिलाकर ठाकरे बंधुओं की बढ़ती नज़दीकियां केवल पारिवारिक सौहार्द तक सीमित नहीं दिख रही है, बल्कि ये मुलाकातें महाराष्ट्र की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत का संकेत दे सकती है, जहां पुरानी कड़वाहटें पीछे छूट जाए और ठाकरे परिवार फिर से एक साझा राजनीतिक मंच पर नजर आए। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।